रोशनी अपने कमरे में मुंह फुलाए बैठी हुई थी। तभी उसके रूम का डोर ओपन हुआ और सुरेश जी अंदर आए। रोशनी की पीठ उनकी तरफ थी, इस वजह से उसने सुरेश जी को नहीं देखा। वो अपने हाथ बांधे दूसरी तरफ चेहरा करके बैठी हुई थी। सुरेश जी रोशनी को ऐसे देखकर मुस्कुरा दिए और रोशनी के बगल में आकर बैठ गए। सुरेश जी ने रोशनी के कंधे पर हाथ रखा तो रोशनी ने अपना कंधा हिलाकर उनका हाथ हटा दिया और थोड़ी दूरी पर जाकर बैठ गई। सुरेश जी ने हंसते हुए कहा, तो मेरी बिटिया इतनी ज्यादा नाराज है मुझसे? पर मैंने क्या किया है जो तुम मुझसे भी नाराज हो गई? उद्धरण चिन्ह। तो रोशनी ने पलटकर अपने पापा की तरफ देखा और मुंह फुलाते हुए कहा, जब दादी नीचे मेरी शादी की बात कर रही थी तो आपने मना क्यों नहीं किया कि हम रोशनी की शादी नहीं करेंगे? उद्धरण चिन्ह। सुरेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, दादी जिस रिश्ते की बात कर रही है वो वाकई में बहुत अच्छा रिश्ता है। मैं जानता हूँ उन लोगों को, और मेरी गुड़िया रानी के लिए इससे अच्छा घर कहीं मिल ही नहीं सकता। तो भला मैं क्यों मना करूं? उद्धरण चिन्ह। तो रोशनी खड़ी हो गई और अपने पापा के सामने आते हुए बोली, तो क्या आप मुझे इस घर से भेज देंगे? आपको मेरी याद नहीं आएगी क्या? उद्धरण चिन्ह। तो रोशनी के पापा ने कहा, अरे मेरी गुड़िया, कभी ना कभी तो तुम्हारी शादी होगी ना, तो तुम्हें तो जाना ही होगा। उद्धरण चिन्ह। रोशनी ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मैं चली गई तो फिर आपका ध्यान कौन रखेगा, बताइए? और जब आपका और मम्मी का झगड़ा होगा तब आपके बीच की सुनवाई कौन करवाएगा? उद्धरण चिन्ह। अपनी बेटी की ऐसी मासूमियत भरी बातें सुनकर सुरेश जी को हंसी आ गई। उन्होंने रोशनी का हाथ पकड़कर उसे वापस अपने पास बिठाया तो रोशनी ने अपने पापा के कंधे पर सिर रखकर रखते हुए कहा, पापा, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं आप सबसे दूर नहीं जाना चाहती, इसलिए दादी को मना कर दीजिए कि मैं नहीं करूंगी शादी, और वो दोबारा से मेरे सामने ऐसी बात करे भी ना। उद्धरण चिन्ह। सुरेश जी ने प्यार से रोशनी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बच्चा, एक बार तुम उस लड़के से मिल तो लो। अगर तुम्हें वो लड़का और वो परिवार पसंद नहीं आए तब तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारी दादी से बात कर लूंगा। लेकिन तुम बिना देखे ही मना क्यों कर रही हो? और हर किसी को शादी करनी ही होती है। क्या तुम्हारी माँ ने शादी नहीं की थी? मैंने भी की थी, तुम्हारी दादी ने भी की थी, तो तुम्हारी भी तो होगी ना। उद्धरण चिन्ह। रोशनी ने अपना सिर उठाकर अपने पापा की तरफ देखते हुए कहा, पर मुझे तो आपकी याद आएगी ना। आपको पता है, मैं एक दिन भी आपके बिना नहीं रहती हूँ। तो मैं कैसे रहूंगी अपने ससुराल में? अच्छा, एक काम करते हैं, आप उस लड़के से कहिए कि शादी करके वो हमारे घर में आकर रहने लग जाए, फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी ना। उद्धरण चिन्ह। सुरेश जी को जोर से हंसी आई और उन्होंने रोशनी के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, मेरी गुड़िया, ऐसा नहीं होता है। हर लड़की को शादी के बाद अपने ससुराल जाना पड़ता है। लड़के अपने ससुराल में आकर नहीं रहते हैं। और तुम अपनी दादी को जानती हो, अगर एक बार उन्होंने कोई बात ठान ली तो वो ये सब करके रहती हैं। तुम भी जानती हो ना, तुम्हारी दादी के सामने तो मेरी भी नहीं चलती है। उद्धरण चिन्ह। सुरेश जी की बात सुनकर रोशनी ने कुछ सोचा और फिर खड़े होते हुए कहा, फिर तो मैं दादी को ही जाकर पटाती हूँ कि वो मेरी बात मान जाएं। उद्धरण चिन्ह। कहकर रोशनी जल्दी से रूम से बाहर भाग गई। वहीं सुरेश जी, जो अभी तक मुस्कुरा रहे थे, अचानक ही उनकी मुस्कुराहट उदासी में बदल गई और वो उदास होते हुए बोले, मेरी गुड़िया, तुम कितनी जल्दी बड़ी हो गई। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हें खुद से दूर करना चाहता हूँ? पर दुनिया की यही रीत चली आई है कि बेटियों को शादी के बाद अपने ससुराल जाना ही होता है। बस तुम अपने ससुराल में खुश रहो, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। रोशनी नीचे हॉल में आई और अपनी माँ से पूछा, माँ, दादी कहाँ हैं? तो गंगा जी, जो हॉल में बैठी हुई ही दाल साफ कर रही थी, उन्होंने कहा, दादी अभी रूम में गई है। उद्धरण चिन्ह। तो रोशनी जल्दी से दादी के रूम की तरफ भाग गई। दादी रूम में अपने बेड पर बैठी हुई माला फेर रही थी। रोशनी जल्दी से जाकर घुटनों के बल दादी के पास ही बेड पर बैठ गई। दादी, जो माला जाप कर रही थी, उन्होंने रोशनी को देखा और वापस अपने जाप में लग गई। रोशनी ने कसकर दादी को पकड़ते हुए कहा, दादी, पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद भगवान जी से बातें करती रहना। उद्धरण चिन्ह। दादी ने उसे आंखों की इशारे से ही अभी जाने के लिए कहा, तो रोशनी ने भी जिद करते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, पहले आप मेरी बात सुनो।
और जब तक आप मेरी बात नहीं सुनोगे मैं नहीं जाने वाली। उद्धरण चिन्ह कहकर रोशनी वहीं दादी की गोद में सिर रखकर लेट गई और अपनी आंखें टिमटिमाते हुए दादी के चेहरे को देखने लगी। दादी ने अपना सिर धीरे से ना में हिलाया। वो समझ गई कि अब ये लड़की तब तक यहाँ से नहीं जाएगी जब तक अपनी बात कर नहीं लेती। दादी ने माला का जाप करना बंद किया और उसे साइड टेबल पर रखते हुए रोशनी से कहा, ये क्या हरकत है रोशनी? मैंने कितनी बार कहा है कि जब भी मैं जाप कर रही हूँ तुम ऐसे मुझे परेशान मत किया करो। उद्धरण चिन्ह तो रोशनी ने भी दादी के गले में पहनी हुई तुलसी की माला से खेलते हुए कहा, हाँ तो मैंने भी तो हमेशा यही कहा है कि जब भी मैं आऊं पहले मेरी बात सुना करो, उसके बाद आप भगवान जी से बात किया करो। उद्धरण चिन्ह दादी ने अपना माथा पीटते हुए कहा, क्या करूं मैं तुम्हारा रोशनी? इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन हरकतें वही बचकानी वाली हैं। अब बोलो क्या कहने आई थी? उद्धरण चिन्ह तो रोशनी जल्दी से उठकर बैठ गई और दादी से बोली, दादी आप अभी इसी वक्त उन लड़के वालों को फोन करो और कह दो कि हमारी लड़की अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, और अगर आपको शादी करनी है तो अपने लड़के को हमारे घर भेजना होगा, तभी बात पक्की होगी वरना ये रिश्ता नहीं हो सकता। उद्धरण चिन्ह रोशनी किसी दादी अम्मा की तरह ये बात कह रही थी, इसलिए दादी ने पहले तो हैरानी से रोशनी को देखा और फिर रोशनी के सिर पर टैप करते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या रोशनी? भला ऐसा हो सकता है कभी लड़के भी ससुराल में आकर रहते हैं क्या? उद्धरण चिन्ह तो रोशनी ने जिद करते हुए कहा, नहीं रहते तो क्या हुआ, अब रहने लग जाएंगे, आप कहकर तो देखिए। उद्धरण चिन्ह दादी ने उसे डांटते हुए कहा, रोशनी अब तुम मुझसे ना मार खाओगी, चुपचाप यहाँ से जाओ, चलो, ये बड़ों की बातें हैं और बड़ों को ही देखने दो। उद्धरण चिन्ह तो रोशनी ने दादी को मस्का लगाते हुए कहा, दादी अभी सोच लो, आपके लिए भेलपुरी तो मैं ही लेकर आती हूँ, और वो चॉकलेट जो पापा ने मना किया हुआ है कि आपको मीठा नहीं खाना, वो तो चुपचाप से मैं ही खिलाती हूँ। तो दादी ने अपने सिर का पल्लू सही करते हुए कहा, हाँ सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा ही तो देती हो, सारी चॉकलेट खुद खा जाती हो। उद्धरण चिन्ह रोशनी ने एक बार फिर अपनी दादी को कसकर पकड़ते हुए कहा, हाँ तो मेरी दादी को अगर शुगर ज्यादा हो गई और वो भगवान जी के पास चली गई तो फिर मैं किसे परेशान करूंगी, और फिर मैं नहीं चाहती कि मेरे दादाजी का सुकून खराब हो क्योंकि आप ऊपर चली गई तो वहां भी जाकर दादाजी से लड़ने लगोगे। उद्धरण चिन्ह दादी ने रोशनी को खुद से दूर करते हुए कहा, मुझे लगता है तुम पिटे बिना मानेगी नहीं। मेरा बेड कहाँ है, अभी तुम्हें बताती हूँ। कहकर दादी अपने आसपास अपना बेड ढूंढने लगी, तो रोशनी जल्दी से बेड से खड़ी हुई और दादी को बेड दिखाते हुए बोली, इसे तो मैं अभी जाकर गंगा जी में बहा कर आती हूँ, जब देखो आप मुझे इसी से डराती रहती हैं। उद्धरण चिन्ह कहकर रोशनी दादी का बेड लिए बाहर भाग गई। वहीं दादी पीछे से रोशनी को पुकारती रह गई, अरे रोशनी उसे तू मुझे दे दे, खबरदार तूने उसे गंगा जी में बहाया तो। उद्धरण चिन्ह पर रोशनी कहाँ उनकी बात सुनने वाली थी, वो तो कब का वहां से जा चुकी थी। मुंबई सावित्री जी अपने रूम में बैठी हुई फोन पर किसी से बात कर रही थी। फोन की दूसरी तरफ कोई और नहीं रोशनी की दादी इमली देवी थी। सावित्री जी ने कहा, अरे इमलिया तेरी पोती रोशनी मानी की नहीं मानी? उद्धरण चिन्ह तो सामने से इमली देवी ने कहा, अरे मानेगी कैसे नहीं, मैं मनवा कर रहूंगी, मैं भी उसकी दादी हूँ, तू बता तेरा पोता ऋषि माना की नहीं? उद्धरण चिन्ह सावित्री जी ने भी बड़े गर्व के साथ कहा, तू मुझे जानती नहीं है क्या? अरे वो एक बार नहीं 36 बार मानेगा, मेरे प्लान्स अच्छा ही काम करते हैं। तो इमली देवी ने पूछा, कौन सा काम? तो सावित्री जी ने पहले अच्छे से दरवाजे की तरफ देखा कि कोई उनकी बात सुनकर नहीं रहा है। फिर दोबारा इमली देवी से फोन पर बात करते हुए कहा, अच्छा सुनो, उदयपुर में 10 दिन बाद जमुना की पोती की शादी है ना, तो वहीं पर ही तुम जमुना की तरफ से शामिल होना, और मैं लड़के वालों की तरफ से शामिल होऊंगी क्योंकि लड़के वाले हमारे रिश्तेदार लगते हैं। उद्धरण चिन्ह सामने से इमली देवी ने कहा, फिर इससे क्या होगा सावित्री? उद्धरण चिन्ह सावित्री देवी ने कहा, अरे अरे पगली, यही तो हमारे प्लान का हिस्सा है। मेरा पोता ऋषि और तेरी पोती रोशनी दोनों ही वहां पर मिलेंगे। अब देख लेना, जब वो दोनों एक दूसरे को देखेंगे ना, तो नापसंद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। वैसे भी मेरा पोता तो हीरा है हीरा। उद्धरण चिन्ह
तो इमली देवी ने भी कहा, तो मेरी बेटी किसी कोहिनूर से कम है क्या? उद्धरण चिन्ह। तो सावित्री जी ने हंसते हुए कहा, तभी तो मैंने अपने हीरे पोते के लिए तेरी कोहिनूर को मांगा है। लेकिन हाँ, इस बारे में तेरी पोती रोशनी को और मेरे पोते ऋषि को कुछ पता नहीं होना चाहिए, वरना अगर उन्हें पहले ही पता चल गया ना, तो दोनों कोई ना कोई बहाना बनाएंगे ना जाने का। उद्धरण चिन्ह। इमली देवी ने कहा, उसकी तू चिंता मत कर, मैं अपनी पोती को इस बात की भनक तक नहीं लगने दूंगी कि जिस लड़के को मैंने उसके लिए पसंद किया है वो भी शादी में आने वाला है, वरना मैं भी अपनी पोती को जानती हूँ। हजार तरह की बहाने हैं उसके पास, न जाने के। उद्धरण चिन्ह। तभी इमली देवी को सामने से रोशनी अपने रूम की तरफ आती हुई नजर आई, तो उन्होंने हड़बड़ाते हुए कहा, अच्छा सावित्री, मैं फोन रखती हूँ, मेरी पोती इधर ही आ रही है, कहीं उसे हमारे प्लान के बारे में पता नहीं चल जाए, वरना हमारे सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। जय गंगा मैया की। उद्धरण चिन्ह। इमली देवी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रोशनी आकर इमली देवी के बगल में बैठते हुए बोली, दादी, फिर से इतनी गुफ्तगू हो रही थी, मुझे भी तो बताओ। उद्धरण चिन्ह। तो इमली देवी ने फोन को साइड में रखते हुए कहा, अरे, मेरी एक सहेली है ना, उदयपुर वाली, उसकी पोती की शादी है 10 दिन बाद, बस उसी से बात हो रही थी। उद्धरण चिन्ह। रोशनी ने एक्सपेरिमेंट से पूछा, उदयपुर वाली सहेली, उनकी पोती का नाम वही है ना, अनिका? मतलब अनिका दीदी की शादी है, दादी हम लोग भी जाएंगे उनकी शादी में। उद्धरण चिन्ह। तो दादी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, हम भी जाएंगे। अब तुम लोग जल्दी से खरीदारी शुरू कर दो, शादी को ज्यादा वक्त नहीं रहा है, सिर्फ 10 दिन है, और हमें कुछ दिनों पहले ही तो जाना होगा ना। उद्धरण चिन्ह। रोशनी ने खुश होते हुए कहा, दादी मैं कल ही बाजार जाऊंगी और अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदूंगी। उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ मुंबई, ऋषि ऑफिस से घर आया ही था और आते ही वो दादी के रूम में उनसे मिलने गया था। इस वक्त वो दादी की गोद में सिर रखे हुए अपना फोन देख रहा था, वहीं दादी प्यार से उसके बालों में अपनी उंगलियों फेर रही थी। ऋषि ने अपना ब्लेजर उतारकर सोफे पर रखा हुआ था और इस वक्त उसने अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड की हुई थी और उसके बाल, जो हमेशा जेल से सेट रहते थे, वो अब बिखरे हुए थे क्योंकि दादी बहुत देर से उसके बालों को अपनी उंगलियों से सहला रही थी। पर वो इस बिखरे हुए लुक में भी काफी ज्यादा गुड लुकिंग लग रहा था। ऋषि चाहे पूरी दुनिया के सामने कितना भी ज्यादा रुड बनकर रहे, लेकिन अपनी फैमिली के सामने हमेशा ही बच्चों जैसा ही बिहेव करता था। कुछ देर बाद दादी ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा ऋषि, हमें कुछ दिनों बाद उदयपुर जाना है। ऋषि ने अपना ध्यान अपने फोन से हटाकर अपनी दादी की तरफ देखा और पूछा, उदयपुर? उदयपुर क्यों जाना है? तुम भूल गए क्या, तुम्हारे पापा के दोस्त बलराज राजावत के बेटे की शादी है, क्या तुम शादी में शामिल होने नहीं जाओगे? उनका बेटा तुम्हारा दोस्त भी तो लगता है ना, वो क्या नाम है उसका? हाँ, दीप राजावत, तुम्हारे साथ एब्रॉड में भी तो पढ़ा था ना। उद्धरण चिन्ह। ऋषि ने लापरवाही से कहा, हाँ, दीप का फोन आया था मेरे पास, मैं भी जाऊंगा उसकी शादी में, वरना मेरा जीना हराम कर देगा वो। ऋषि जाने के लिए मान गया था। ये बात सुनकर ही दादी के फेस पर बड़ी स्माइल आ गई। वो मन ही मन बोली, मेरा प्लान कभी फेल हो ही नहीं सकता, मुझे पता था ऋषि इस शादी में जाने से कभी मना नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। 8 दिन बाद, उदयपुर जंक्शन, रोशनी और उसका पूरा परिवार ट्रेन से बाहर आया। सुरेश जी ने संभालकर सारा सामान बाहर निकाला। रोशनी ने भी इसमें अपने पापा की मदद की। दादी ने सारे सामान को देखते हुए कहा, सुरेश, सारा सामान अच्छे से देख लिया है ना, कुछ छूट तो नहीं गया ना अंदर? सुरेश जी ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा, नहीं माँ, सारा सामान आ गया है। उद्धरण चिन्ह। फिर गंगा जी ने कहा, ये महेश भाई साहब ने तो कहा था कि अपना ड्राइवर भेज देंगे हमें लेने के लिए, पर वो अभी तक आए क्यों नहीं? तो सुरेश जी ने कहा, हाँ, ड्राइवर का फोन आ गया था मेरे पास, वो बस आ ही रहा है। उद्धरण चिन्ह। अभी सुरेश जी ये बात कह ही रहे थे कि तभी सामने से एक आदमी जल्दी से दौड़ता हुआ उनके पास आया। उस आदमी ने ड्राइवर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उस आदमी ने जल्दी से सुरेश जी से कहा, क्या आप ही सुरेश जी हैं जो हरिद्वार से आए हैं? उद्धरण चिन्ह। सुरेश जी ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं ही हूँ, क्या आप महेश जी के ड्राइवर हैं? उद्धरण चिन्ह। तो ड्राइवर ने कहा, मैं वही हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है, मैं आपका सामान उठा लेता हूँ, गाड़ी मैंने बाहर ही पार्क की है।
उद्धरण चिन्ह। ड्राइवर ने जल्दी से सामान उठाया और कुछ सामान सुरेश जी ने भी उठा लिया और छोटा मोटा सामान रोशनी और गंगा जी ने उठाया हुआ था। ड्राइवर जल्दी से उन्हें अपनी गाड़ी के पास लेकर आया और डिक्की में सारा सामान लगाने के बाद कहा, चलिए आप गाड़ी में बैठिए, मालिक आपका काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। सभी लोग गाड़ी में बैठ गए तो ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गया। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक बड़ी सी हवेली के सामने आकर रुकी। ये हवेली बहुत ही खूबसूरत थी। उस हवेली की बाहर बहुत बड़ा सा गार्डन भी था। उस हवेली को देखकर रोशनी की तो आंखों में जैसे चमक ही आ गई। वो खुश होते हुए अपने पापा से बोली, पापा, ये हवेली कितनी सुंदर है। मैं तो यहाँ पर बहुत सारी सेल्फी लेकर अपनी सहेलियों को भेजूंगी कि हम इतनी बड़ी सी हवेली में गए थे। उद्धरण चिन्ह। सुरेश जी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें जितनी फोटो खींचनी हो खींच लेना, और पहले चलकर थोड़ा आराम कर लेना, सफर काफी लंबा था ना। उद्धरण चिन्ह। कुछ ही देर में वो सभी गाड़ी से बाहर आए। तभी मेन एंट्रांस पर ही महेश जी और उनके परिवार उनके स्वागत के लिए खड़े हुए थे। महेश जी को देखकर सुरेश जी ने जल्दी से उन्हें गले से लगा लिया। इस वक्त वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश हो रहे थे। आखिर वो दोनों बचपन के दोस्त थे। वहीं जमुना जी और इमली जी दोनों भी किसी बिछड़ी हुई बहनों की तरह मिल रही थी। जमुना दादी ने खुश होते हुए कहा, इमलिया, तुझे आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना। उद्धरण चिन्ह। तो इमली दादी ने कहा, अरे काहे की परेशानी, वहां से सीधा ट्रेन में बैठो और सीधा उदयपुर, और बाहर निकलते ही तुम्हारा ड्राइवर मुझे लेने आ ही गया था, तो परेशानी किस चीज की। अभी मैं इतनी बूढ़ी थोड़ी हुई हूँ, इतने से सफर में परेशान हो जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए दादी ने अपनी कमर पर हाथ रखा और हल्का सा कराहते हुए कहा, बस थोड़ा सा बैठे बैठे ना कमर में दर्द हो गया है, चल अंदर चलकर आराम से बैठकर बात करते हैं। उद्धरण चिन्ह। तो महेश जी ने कहा, हाँ हाँ अंदर चलते हैं, आप लोग जलपान भी कीजिए, थोड़ा आराम भी कर लीजिएगा। उद्धरण चिन्ह। सभी लोग अंदर चले गए। अंदर हवेली का हॉल बहुत ही खूबसूरत था। उस हवेली को देखकर एकदम रॉयल वाली फीलिंग आ रही थी और वहाँ का इंटीरियर भी पूरी तरह से राजस्थानी थीम पर था। यहाँ तक कि वहाँ के फर्नीचर भी। महेश जी की पत्नी मालती जी ने जब रोशनी को देखा तो प्यार उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अरे गंगा, हमारी रोशनी कितनी बड़ी हो गई है, छोटी सी थी जब इसे देखा था और अब देखो पूरी शादी लायक हो चुकी है। उद्धरण चिन्ह। रोशनी, जो समोसा खाने में व्यस्त थी, उसने मुंह बनाते हुए कहा, आंटी, ये शादी की बातें मेरे सामने मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा मुझे ये बताए कि दीदी कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। फोन पर तो बड़ा कह रही थी कि रोशनी जल्दी से आओ, मुझे तुमसे मिलना है, और अब देखो मुझसे मिली ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। तो मालती जी ने हंसते हुए कहा, अरे रोशनी, वो तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, पर वो बाजार का थोड़ा सा काम निकल आया ना, तो बस वो मार्केट चली गई, बस अभी आती ही होगी। उद्धरण चिन्ह। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी एक लड़की की आवाज उनके कानों में आई, रोशनू, तुम आ गई। उद्धरण चिन्ह। इसी के साथ सभी की नजरें सामने खड़ी लड़की पर गई, जो अपने हाथों में कई सारे बैग्स पड़े हुए चमकती आंखों से रोशनी की तरफ देख रही थी। रोशनी ने जल्दी से समोसे वाला प्लेट टेबल पर रखा और भागते हुए सामने खड़ी लड़की के गले लग गई। सामने खड़ी लड़की अनिका थी, महेश जी की बेटी, जिसकी शादी के लिए सुरेश जी और उनका पूरा परिवार उदयपुर आया हुआ था। रोशनी ने खुश होते हुए कहा, अनिका दीदी, आपको पता है मैं आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई हूँ, और मैं सब खुद पसंद करके लेकर आई हूँ। उद्धरण चिन्ह। तो अनिका ने भी कहा, और मैंने भी तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट खरीदे हैं, चलो हम रूम में चलते हैं, फिर मैं तुम्हें सब दिखाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। रोशनी ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अनिका दीदी के साथ जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। तो दादी ने कहा, माँ से तो ऐसे कह रही है जैसे तेरी माँ रोकेगी और तू रुक जाएगी, चलो अब जाओ, थोड़ा आराम भी कर लेना। उद्धरण चिन्ह। रोशनी अनिका के साथ उसके रूम में चली गई। कुछ देर बाद अनिका अपने रूम में रोशनी को अपना लहंगा और बाकी सारी चीज भी दिखा रही थी। रोशनी भी बड़ी एक्साइटमेंट के साथ उन सभी चीजों को देख रही थी। तभी रोशनी ने कहा, अनिका दीदी, जीजा जी कब आने वाले हैं, वो लोग तो यही रुकेंगे ना। उद्धरण चिन्ह। अनिका ने रोशनी के पास बैठते हुए कहा, हाँ रोशनू, वो जो हमारे पास वाली हवेली है ना,
उनके रहने का इंतजाम वहीं किया गया है। वो क्या है ना, हमारी सारी रस्में एक साथ होंगी। इस वजह से वो लोग कल ही आने वाले हैं। फिर तुम जाकर अपने जीजा जी से भी मिल लेना। उद्धरण चिन्ह। रोशनी ने अनिका के गले में बाहें डालते हुए कहा, पहले मुझे जीजू की फोटो तो दिखाइए। आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि जब मैं यहाँ आऊंगी तब आप मुझे उनकी फोटो दिखाएंगी। उद्धरण चिन्ह। अनिका ने हंसते हुए कहा, हाँ, तुम्हें यहाँ बुलाने का यही तरीका मुझे सही लगा था, क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, कब तुम यहाँ आने से मना कर दो। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए अनिका ने फोन उठाया और उसने अपने होने वाले पति की फोटो निकालकर फोन की स्क्रीन रोशनी के सामने की। रोशनी ने फोन अपने हाथ में पकड़ा और फिर अनिका की तरफ देखते हुए कहा, मानना पड़ेगा अनिका दीदी, जीजू तो एकदम हीरो टाइप की है। जोड़ी एकदम झक्कास है दोनों की। उद्धरण चिन्ह। अनिका ने हंसते हुए कहा, बस जल्दी से अब तेरा भी कोई जोड़ीदार मिल जाए रोशनी। उद्धरण चिन्ह। रोशनी ने फोन वापस अनिका को पकड़ा और बेड पर चढ़ते हुए बोली, ये बात तो सोचना भी मत, क्योंकि मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। मैंने तो गंगा मैया के सामने भी अर्जी डाल दी है कि वो मेरी दादी को ये बात समझा दे कि रोशनी की शादी की बात अपने दिमाग से निकाल दे। उद्धरण चिन्ह। अनिका ने सारा सामान साइड में किया और रोशनी के बगल में ही लेटते हुए कहा, पर शादी तो कभी ना कभी करनी होती है ना रोशनू। और तुम्हें पता है, जोड़ियां भगवान बनाकर भेजता है। जैसे मेरा जोड़ीदार पहले ही भगवान ने बना रखा था, ऐसे ही तुम्हारा भी कोई जोड़ीदार भगवान ने बना रखा है, इसलिए तुम चाहो या ना चाहे भगवान तो तुम्हारी शादी करवा कर रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। रोशनी उठकर आलती पालती मारकर बैठ गई और बोली, अच्छा वो सब बातें छोड़िए। अच्छा अनिका दीदी, मेरी जीजू से बात करवाए ना। तो अनिका ने कहा, अरे यार, फोन उठा लो और खुद ही कर लो ना। उद्धरण चिन्ह। कहकर अनिका बेड से उठी और अंगड़ाई लेते हुए बोली, मैं तो फ्रेश होकर थोड़ी देर सोऊंगी क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ। उद्धरण चिन्ह। रोशनी ने फोन उठाकर अनिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, पहले अपना फोन अनलॉक तो करके जाइए। उद्धरण चिन्ह। अनिका ने अपना फोन अनलॉक करके रोशनी की तरफ बढ़ा दिया और वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोली, मेरी बुराइयां मत करना मेरे होने वाले पति से। अगर मुझे पता चला ना तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। उद्धरण चिन्ह। कहकर अनिका वॉशरूम में घुस गई। वहीं रोशनी ने अनिका के फोन में दीप का नंबर ढूंढकर उसे डायल किया और अपने कान पर लगा लिया। मुंबई, सिंघानिया एम्पायर। ऋषि और दीप इस वक्त ऋषि के केबिन में बैठे हुए किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। दरअसल दीप की कंपनी ऋषि के साथ कुछ प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रही थी, जिस सिलसिले में दीप ऋषि की कंपनी आया हुआ था। उसके बाद दीप ने अपनी फाइल बंद की और खड़े होते हुए कहा, ठीक है, इसकी सारी डिटेल मैं तुम्हें मिलकर दूंगा। फिलहाल तुम्हें पता है ना कि कल सुबह मुझे जल्दी अपनी फैमिली के साथ उदयपुर के लिए निकलना है। ऋषि ने अपनी चेयर पर लीन होते हुए कहा, फिलहाल तुम अब काम से ज्यादा अपनी शादी पर फोकस करो। कुछ दिन रह गए हैं तुम्हारी शादी में। उद्धरण चिन्ह। इस पर दीप ने खुश होते हुए कहा, मतलब मेरा काम भी अब तुम संभाल लोगे, है ना? फिर तो मैं फ्री माइंड होकर अपनी शादी एंजॉय कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। दीप की बात सुनकर ऋषि ने अपने पास रखा हुआ पेन उठाकर दीप को मारते हुए कहा, साले, तेरी शादी में मैं भी शामिल होने वाला हूँ। तुम क्या बिना मेरे शादी कर लोगे? उद्धरण चिन्ह। दीप ने हंसते हुए कहा, अरे यार, मजाक कर रहा हूँ। वैसे तुम कब तक आने वाले हो? उद्धरण चिन्ह। ऋषि ने कहा, 2 दिन बाद। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उद्धरण चिन्ह। कहकर दीप दरवाजे की तरफ बढ़ गया और डोर ओपन कर केबिन से बाहर चला गया। ऋषि अपना लैपटॉप ओपन कर अभी अपना वर्क करने ही वाला था, तभी टेबल पर रखा हुआ फोन रिंग करने लगा। रिंग की आवाज सुनकर ऋषि ने फोन की तरफ देखा और फिर कहा, अरे, ये तो दीप का फोन है। वो यही भूल गया, शादी की खुशी में पागल हो गया है ये तो। उद्धरण चिन्ह। ऋषि ने फोन उठाकर स्क्रीन पर शो होने नंबर को देखा तो उसमें अनिका का नाम शो हो रहा था। ऋषि ने स्माइल करते हुए कहा, ओह, तो मतलब अनिका भाभी कॉल कर रही हैं। चलो, इसी बहाने मैं भी अपनी भाभी से बात कर लूं। कहकर ऋषि ने फोन पिक किया और कान पर लगाते ही कहा, हेलो। उद्धरण चिन्ह। ऋषि इससे आगे कुछ कहने ही वाला था, तभी सामने से एक अनजान लड़की की आवाज उसके कानों में आई, हेलो जीजू, कैसे हो? उद्धरण चिन्ह। ऋषि ने अजीब एक्सप्रेशन के साथ फोन को देखा और वापस कान पर लगाते हुए कहा, कौन सा जीजू?
मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है, तो मैं जीजू कहाँ से बन गया। उद्धरण चिन्ह। तो सामने से रोशनी, जो ऋषि को अपना जीजा समझकर बात कर रही थी, उसने कंफ्यूजन से कहा, आप दीप जीजू बोल रहे हैं ना। उद्धरण चिन्ह। ऋषि ने मन ही मन कहा, अनिका भाभी की तो कोई बहन ही नहीं है, ये कौन सी नई साली अचानक पैदा हो गई। उद्धरण चिन्ह। ऋषि ने रोशनी से कहा, तुम कौन बोल रही हो वैसे। उद्धरण चिन्ह। तो रोशनी ने सामने से कहा, मैं आपको क्यों बताऊं, चुपचाप मेरी दीप जीजू से बात कराओ, मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती हूँ। ऋषि ने चिढ़ते हुए कहा, मैं दीप का दोस्त बोल रहा हूँ, वो अपना फोन यहाँ भूल गया है, अब तो मुझे बताओ कि तुम कौन बोल रही हो। उद्धरण चिन्ह। तो रोशनी ने भी एटीट्यूड से कहा, मैं भी अनिका दीदी की दोस्त बोल रही हूँ, और आपको शर्म नहीं आती किसी और का फोन पिक करते हुए। भले ही वो आपके दोस्त हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उनका फोन पिक कर लोगे। उद्धरण चिन्ह। रोशनी की ये बातें सुनकर ऋषि ने इरिटेट होते हुए कहा, ओ हेलो, तुमसे लेक्चर सुनने के लिए मैंने फोन नहीं उठाया है, अगर तुम्हें यही बकवास बातें करनी हो ना, तो फोन रख दो, और जब दीप फोन वापस लेने आएगा तब मैं उसे बता दूंगा कि उसकी कोई सरफेरी साली ने उससे बात करने के लिए कॉल किया था। उद्धरण चिन्ह। कहकर ऋषि ने फोन डिस्कनेक्ट करके टेबल पर रख दिया और वापस चेयर से अपना सिर टिकाते हुए कहा, अजीब पागल लड़की थी, मुझे सुनाने चली थी। उद्धरण चिन्ह। कहकर उसने अपना सिर झटका और वापस अपना काम करने लगा। वहीं दूसरी तरफ रोशनी हैरानी से अपने हाथ में पड़े हुए फोन को देखने लगी और हैरानी से बोली, अजीब पागल इंसान है, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया कि इतना भड़क गया। एक तो जीजू का फोन पिक कर लिया, उस पर से मुझे भी एटीट्यूड दिखा रहा है, खड़ूस कहीं का हूँ। उद्धरण चिन्ह। कहकर उसने फोन को साइड में रखा और वापस बेड पर लेट गई और सोचते सोचते ही उसकी आंख भी लग गई, क्योंकि सफर की वजह से वो बहुत ज्यादा थक गई थी। कुछ देर बाद अनिका जब वॉशरूम से बाहर आई तो उसने रोशनी को बेड पर सिमटकर सोते हुए देखा। रोशनी को इस तरह से सोते देखकर अनिका के फेस पर स्माइल आ गई। उसने आगे बढ़कर रोशनी को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और उसके बगल में ही आकर लेट गई। मुंबई। दीप को अभी गए 10 मिनट ही बीते थे कि वो वापस ऋषि के केबिन में आया और हाथ बढ़ाते हुए बोला, अरे यार, अपना फोन यहाँ भूल गया हूँ। तो ऋषि, जो लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था, उसने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, हाँ, आजकल तुम्हारा दिमाग अनिका भाभी के ख्यालों में जो खोया रहता है, तब तो तुम्हें होश हो। वैसे तुम्हारी किसी सरफेरी साली का फोन आया था, तुमसे बात करने की कह रही थी। उद्धरण चिन्ह। दीप ने अपना फोन उठाया और अपनी आंखें छोटी कर कंफ्यूजन से पूछा, मेरी सरफेरी साली, वो कौन है। उद्धरण चिन्ह। ऋषि ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे क्या पता, मैं क्या उसका बायोडेटा अपने साथ लेकर घूम रहा हूँ, खुद ही पूछ ले अपनी होने वाली घरवाली से, और फिलहाल मेरा दिमाग खराब मत कर, पहले तेरी साली ने मेरा बहुत दिमाग खराब किया है, मुझे मेरा काम करने दो। दीप ने अपने कंधे उचकाए और फोन लेकर केबिन से बाहर चला गया। उदयपुर। जमुना दादी और इमली दादी दोनों ही रूम में बैठी हुई थी। जमुना दादी ने इमली दादी से पूछा, इमली, तुझे लगता है तेरा ये प्लान सफल होगा? अगर तेरी पोती को और सावित्री के पोते को पता चल गया ना कि हम तीनों मिलकर क्या प्लान कर रही हैं, तो वो कहीं हाथ पैर धोकर हमारे पीछे ना पड़ जाए। उद्धरण चिन्ह। तो इमली दादी ने बैग से टेक लगाते हुए कहा, उसकी तू फिक्र मत कर जमुना, वो हम दोनों सब संभाल लेंगे, बस किसी भी तरह से मेरी पोती रोशनी और सावित्री के पोते ऋषि को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग क्या सोच रहे हैं, और ये भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उनके लिए जिन्हें पसंद किया है वो वही दोनों हैं। जमुना दादी ने भी वैसे ही टेक लगाते हुए कहा, उसकी तू फिक्र मत कर, वैसे तुम दोनों ने अच्छा सोचा, एक बार उन दोनों की शादी हो जाए, सच कह रही हूँ, राम सीता की जोड़ी लगेगी। उद्धरण चिन्ह। दूसरा दिन। रोशनी काफी देर तक सोती रही। अनिका तो कब का उठकर रेडी होकर बाहर जा चुकी थी। आज वो बहुत खुश थी क्योंकि उसका प्यार भी आने वाला था और वो बेसब्री से अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। हाँ, ये बात अलग थी कि दादी ने अनिका को सख्त हिदायत दी थी कि वो दीप से बिल्कुल ना मिले जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती है। लेकिन अनिका अच्छे से जानती थी कि दीप उससे मिले बिना रहेगा ही नहीं। उसने तो मुंबई से निकलने से पहले ही कह दिया था। वो अपने रूम की बालकनी पर खड़ी हुई बेसब्री से इधर उधर चहलकदमी कर रही थी और बीच बीच में मेन एंट्रेंस की तरफ देख भी रही थी।
दूसरी वाली हवेली की मेन एंट्रेंस और इस हवेली की मेन एंट्रेंस एक ही थी और वो हवेली भी इस हवेली के बिल्कुल बगल में ही बनी हुई थी, इसीलिए वहां का सारा नजारा भी अनिका की बालकनी से साफ नजर आता था। अनिका ने तो जानबूझकर दीप का रूम भी वही चूज किया था, जिसकी बालकनी अनिका की बालकनी से साफ नजर आती थी। रोशनी की नींद खुली तो उसने अपने पास अनिका को नहीं पाया। वो बेड से उठी और नींद में आधी खुली आंखों से अनिका को रूम में ढूंढते हुए बोली, ये अनिका दी कहाँ चली गई? इतनी सुबह सुबह क्यों जाग गई वो? उद्धरण चिन्ह। तभी उसकी नजर बालकनी के खुले हुए डोर की तरफ गई। रोशनी ने एक उबासी लेते हुए कहा, शायद वो बालकनी में गई होंगी। रोशनी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में घुस गई। 15 मिनट बाद ही वो बाहर आई। अभी भी बालकनी का डोर ओपन था। रोशनी ने अपने गीले बालों को सुखाते हुए कहा, अनिका दी बालकनी में कर क्या रही हैं? चलो चलकर देखती हूँ। तारांकन तारांकन कहकर उसने ड्रायर को वापस ड्रेसिंग पर रखा और अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ा दिए, जहां पर अनिका बेचैनी से चहलकदमी कर रही थी और बार बार मेन गेट की तरफ भी देख रही थी। रोशनी धीरे से सधे कदमों से अनिका के पीछे जाकर खड़ी हो गई और एकदम से अनिका को डराते हुए बोली, क्या कर रही हैं यहाँ पर? रोशनी के ऐसे डराने से अनिका के मुंह से डर से एक चीख निकल गई और उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए रोशनी को देखते हुए कहा, रोशनी क्या कर रही थी? अभी मुझे हार्ट अटैक ही आ जाता। रोशनी ने हंसते हुए कहा, ऐसी बात मत बोलिए, वरना जीजू मुझे नहीं छोड़ते कि मैंने उनकी प्यारी अनिका को डरा कर मार दिया। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने भी मेन गेट की तरफ देखते हुए कहा, इतना बेसब्री से किसका इंतजार किया जा रहा है? अनिका रोशनी को कुछ कहने ही वाली थी कि तभी मेन गेट से एक साथ 4-5 गाड़ियां अंदर आई, जिसे देखकर अनिका की आंखों में चमक आ गई। वहीं रोशनी कंफ्यूजन से उन गाड़ियों को देखते हुए बोली, इतनी सारी गाड़ियां किसकी हैं? उद्धरण चिन्ह। तो अनिका ने रोशनी के कंधे पर टैप करते हुए कहा, अरे मेरे ससुराल वाले हैं, उनके रहने की व्यवस्था इस बगल वाली हवेली में की गई है ना? उद्धरण चिन्ह। अनिका के मुंह से ये जानकर कि ये उसके ससुराल वालों की गाड़ियां हैं, रोशनी ने अपने होठों को गोल करते हुए कहा, ओह, तो मतलब इतनी बेसब्री से जीजू के आने का इंतजार किया जा रहा था। उद्धरण चिन्ह। फिर अपने हाथ बांधते हुए बोली, वैसे कितनी देर से आप यहाँ खड़ी हुई थी? शायद 2-3 घंटे से। उद्धरण चिन्ह। अनिका ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं सिर्फ आधा घंटा पहले ही यहाँ आई हूँ। मैं भला 2 घंटे पहले ही आकर क्यों खड़ी होऊंगी? उद्धरण चिन्ह। रोशनी ने अनिका को छेड़ते हुए कहा, इंतजार, इसे इंतजार कहते हैं। अच्छा, मैं जल्दी से रेडी होकर जा रही हूँ अपने होने वाली जीजू से मिलने के लिए। उद्धरण चिन्ह। कहकर रोशनी जल्दी से रूम के अंदर भाग गई। अनिका भी उसके पीछे पीछे आते हुए बोली, सुनो, अच्छा रोशनू, वहां पर जाकर फालतू की बातें मत करना, और ये तो बिल्कुल मत कहना कि मैं काफी देर से उनके आने का इंतजार कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। रोशनी, जो अपने बैग से कपड़े निकाल रही थी, उसने पलटकर अनिका की तरफ देखा और अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, ये क्या कोई छुपाने वाली बात है? मैं तो उल्टा उन्हें बड़ा चढ़ा कर बोलूंगी, आप आधी रात से उनके आने का इंतजार कर रही थी, और वो हैं कि आने में ही देर कर दी। उद्धरण चिन्ह। अनिका ने उसे थप्पड़ दिखाते हुए कहा, अब तुम थप्पड़ खाओगी मेरे से हाथ से। वहां पर ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, और अगर ऐसे ही चपड़ चपड़ करनी हो तो कोई जरूरत नहीं है जाने की। चुपचाप नहीं बैठी रहो। उद्धरण चिन्ह। रोशनी ने हंसते हुए कहा, अच्छा बाबा, कुछ नहीं बोलूंगी, अब तो मैं जाऊं ना? अनिका ने अपना सिर हाँ में हिलाया तो रोशनी जल्दी से रेडी होने चेंजिंग रूम में चली गई। कुछ देर बाद रोशनी तैयार होकर नीचे आई। उस वक्त मालती जी सर्वेंट को कुछ समझा रही थी। वहां खड़े 2-3 सर्वेंट अपने हाथ में नाश्ते की ट्रे पकड़े हुए थे। मालती जी उन्हें समझाते हुए बोली, वहां पर किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए और सारी व्यवस्था अच्छे से देख लेना। उद्धरण चिन्ह। रोशनी आकर मालती जी के पास खड़ी हो गई और बोली, आंटी, क्या ये सभी लोग उस हवेली में जा रहे हैं जहां पर जीजू और उनकी फैमिली आई हैं? तो मालती जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं उनके लिए नाश्ता भिजवा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। तो रोशनी ने पूछा, मैं भी उनके साथ चली जाऊं? मुझे ना अपने जीजू से मिलना है। उद्धरण चिन्ह। तो मालती ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं, तुम भी चली जाओ, और तुम वहां जा ही रही हो तो जरा उन लोगों को अच्छे से नाश्ता भी करवा देना, क्योंकि मैंने सर्वेंट को समझा तो दिया है पर मुझे इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है।
अब तुम तो समझ सकती हो ना बिटिया, ससुराल वालों की बात है, किसी बात की कमी नहीं रहनी चाहिए। रोशनी ने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहा, चलो सब मेरे पीछे पीछे आओ। उद्धरण चिन्ह कहकर रोशनी मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ गई। सभी सर्वेंट भी अपने हाथों में नाश्ते की ट्रे पकड़े हुए रोशनी के पीछे पीछे चले गए। रोशनी दूसरी हवेली के में हॉल में आई तो वहीं पर एक औरत सोफे पर बैठी हुई किसी से फोन पर बात कर रही थी। रोशनी ने सभी सर्वेंट को सारा नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाने के लिए कहा और उस औरत की तरफ बढ़ गई। वो उन्हें नहीं पहचानती थी पर उसने अंदाजा लगा लिया कि ये जरूर अनिका दीदी के ससुराल में से ही कोई है। उसने हाथ जोड़कर उस औरत को नमस्ते करते हुए कहा, नमस्ते आंटी। उद्धरण चिन्ह। वो औरत जो फोन पर किसी से बात कर रही थी, जब उसने सामने एक लड़की को खड़े हुए देखा तो फोन डिस्कनेक्ट करते हुए पूछा, नमस्ते बेटा, वैसे कौन हैं आप? उद्धरण चिन्ह। तो रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं रोशनी, हवेली से मुझे आंटी ने भेजा है आप सभी के लिए नाश्ता लेकर। उद्धरण चिन्ह। रोशनी की बात सुनकर उस औरत ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो मालती ने तुम्हें भेजा है, आओ इधर मेरे पास बैठो। उद्धरण चिन्ह। रोशनी उस औरत के पास ही बैठ गई तो औरत ने कहा, मैं दीप की माँ हूँ जया। रोशनी ने खुश होते हुए कहा, ओह, तो आप जीजू की माँ हैं, और मैं महेश अंकल के दोस्त की बेटी हूँ जो हरिद्वार से आई हूँ। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जया जी को रोशनी बहुत ही प्यारी लगी। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा रोशनी। उद्धरण चिन्ह। तो रोशनी ने आसपास देखते हुए कहा, आंटी, जीजू कहीं नजर नहीं आ रहे, मैं तो उनसे ही मिलने आई थी। उद्धरण चिन्ह। जया जी रोशनी से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एक हैंडसम सा लड़का सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोला, तो तुम मुझसे मिलने आई हो रोशनी? उद्धरण चिन्ह। रोशनी और जया जी दोनों की नजरें सीढ़ियों की तरफ चली गई। रोशनी के चेहरे पर जहां कंफ्यूजन वाले एक्सप्रेशन थे, वहीं जया जी मुस्कुराते हुए उस लड़के को देख रही थी। जया जी ने रोशनी से कहा, लो मिल लो अपने जीजू से, तब तक मैं जाकर नाश्ते का देख लेती हूँ। उद्धरण चिन्ह। कहकर जया जी सोफे से खड़ी हुई और डाइनिंग हॉल की तरफ चली गई, जहां पर सर्वेंट सारा नाश्ता डाइनिंग टेबल पर अरेंज कर रहे थे। अब तक वो लड़का जो दीप था, वो जाकर रोशनी के सामने खड़ा हो गया और उसने रोशनी से पूछा, तुम रोशनी हो ना? मुझे अनिका ने तुम्हारे बारे में बताया था। उद्धरण चिन्ह। तो रोशनी ने अपना सिर धीरे से हाँ में हिलाया और कहा, जीजू आप मेरा नाम जानते हैं? तो दीप ने हंसते हुए कहा, अनिका से जब भी मेरी बात होती थी वो हमेशा तुम्हारा जिक्र जरूर करती थी। वैसे वो सच ही कहती थी कि तुम बहुत प्यारी हो। उद्धरण चिन्ह। रोशनी ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, क्योंकि अनिका दी मुझसे बहुत प्यार करती है ना, इसलिए। फिर दीप ने अपनी आईब्रो चढ़ाकर पूछा, और मैं तुम्हें कैसा लगा? ये तो तुमने मुझे बताया ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। रोशनी ने ऊपर से नीचे तक गौर से दीप को देखा और फिर अपनी चिन पर हाथ रखते हुए कहा, एकदम हीरो टाइप हैं आप तो। आपको पता है, मुझे शादी में बुलाने के लिए अनिका दी ने आपकी फोटो नहीं दिखाई थी। उन्होंने कहा था कि तुम खुद शादी में आओ और सामने से ही अपने जीजू को देखो। इस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। उद्धरण चिन्ह। दीप ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, मतलब अगर तुम्हें पहले ही मेरी फोटो दिख जाती तो तुम शादी में नहीं आती, है ना? उद्धरण चिन्ह। रोशनी ने कहा, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। भला ऐसा हो सकता है कि अनिका दी की शादी हो और मैं शादी में ना आऊं? बस वो तो अनिका दी मुझे परेशान करने के लिए अक्सर ऐसा करती रहती हैं। वो क्या है ना, उनकी कोई छोटी बहन नहीं है ना, तो वो सारा रौब मुझ पर ही दिखाती हैं। कभी कुछ याद आते ही रोशनी ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान, मैं तो भूल ही गई। मुझे तो अभी कहीं जरूरी काम से जाना है। अच्छा जीजू, मैं आपसे बाद में जाकर मिलती हूँ। उद्धरण चिन्ह। कहकर रोशनी जल्दी से मेन एंट्रेंस की तरफ भागी तो दीप ने उसे आवाज देते हुए कहा, अरे मेरा कोई मैसेज तो लेकर जाओ अनिका के लिए। तो रोशनी ने मेन एंट्रेंस की तरफ भागते हुए ही कहा, अरे फोन किस लिए है? आपको जो मैसेज देना है फोन पर दे दीजिए ना। उद्धरण चिन्ह। कहकर रोशनी बिना दीप के आगे की बात सुने वहां से भाग गई। दीप ने हंसते हुए अपना सिर ना में हिलाया और कहा, बड़ी क्यूट है ये मेरी साली साहिबा। उद्धरण चिन्ह। तभी दीप की पॉकेट में रखा हुआ फोन रिंग करने लगा।
दीप ने अपने पॉकेट से फोन निकाला तो उस पर ऋषि का नाम शो हो रहा था, जिसे देखकर दीप की फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। दीप ने फोन पिक किया और अपने कान पर लगा लिया और कहा, हेलो ब्रो, कैसे हो और कब तक आ रहे हो? हम लोग तो यहाँ पहुँच चुके हैं। तो सामने से ऋषि ने कहा, मैं आज ही आ रहा हूँ, या ये कहो कि मैं रास्ते में ही हूँ, बस हवेली पहुँचने ही वाला हूँ। उद्धरण चिन्ह। ऋषि की बात सुनकर दीप ने हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से कहा, वॉट, तुम आज ही आ रहे हो, बल्कि अभी पहुँचने वाले हो? पर तुम तो कह रहे थे कि तुम कल आओगे। सामने से ऋषि ने कहा, तुम मेरे डैड को जानते हो ना, जबरदस्ती मुझे साथ लेकर आ रहे हैं, लेकिन मैं भी उनका बेटा हूँ, उनसे पहले ही निकल आया, अब आते रहेंगे अपने आप पीछे से पूरी फैमिली को लेकर। दीप ने हंसते हुए कहा, यार, ये अंकल और तुम्हारी फाइट कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। चलो तुम जल्दी से पहुंच जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। कहकर दीप ने अपना फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उदयपुर की हाईवे पर एक बड़ी सी ब्लैक कलर की गाड़ी फुल स्पीड के साथ दौड़ रही थी। इस गाड़ी को ऋषि ड्राइव कर रहा था। इस वक्त वो गाड़ी में अकेला ही था। गाड़ी में इस वक्त लाउड म्यूजिक प्ले हो रहा था। हवेली शहर से थोड़ी दूरी पर बड़ी हुई थी, जिसके लिए हाईवे से ही एक अलग से रोड निकलता था और उस रोड के आसपास काफी सारे खेत लहराते हुए नजर आ रहे थे। ऋषि ने भी अपनी गाड़ी उसी रोड पर मोड़ दी। आसपास इतने हरे भरे खेतों को देखकर ऋषि के फेस पर स्माइल आ गई। इस वक्त उसने ब्लैक कलर के गॉगल्स पहने हुए थे। वो काफी देर से गाड़ी ड्राइव करते हुए वहां आया था। वैसे तो वो अपने प्राइवेट जेट से जयपुर तक आया था और जयपुर से ही ड्राइव करते हुए वो उदयपुर के लिए निकल गया था। उसे जयपुर में कुछ जरूरी काम था, इसलिए उसे जयपुर में रुकना पड़ा। वहीं उसकी फैमिली प्राइवेट जेट से सीधा उदयपुर पहुंचने वाली थी। काफी देर से ड्राइविंग करने की वजह से ऋषि ने अपनी गाड़ी सड़क के ही किनारे पर रोक दी और बाहर आकर एक अंगड़ाई लेने के साथ वो खेतों की तरफ देखने लगा। खेत में ही थोड़ी दूरी पर एक बड़े से पेड़ के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे। वहां के आसपास का नजारा बहुत ही खूबसूरत था। ऋषि ने अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर रखे हुए अपने कैमरे को उठाया और वहां के खूबसूरत नजारे को उस कैमरे में कैप्चर करने लगा। दरअसल ऋषि को फोटोग्राफी का भी बहुत शौक था और अक्सर वो नेचर की खूबसूरत फोटो को कैप्चर करता रहता था। फोटो क्लिक करते हुए बस अपनी गाड़ी से थोड़ी दूरी तक चला गया और वैसे भी ऋषि जब भी फोटो क्लिक करता था तो उसका ध्यान पूरी तरह से अपने फोकस पर ही होता था, फिर उसे आसपास की दुनिया से कोई मतलब नहीं होता था। इसी तरह से कई सारी फोटो क्लिक कर ली, फिर उसने कैमरे को देखते हुए कहा, दुनिया के सारे रंग इस कमरे में कैद है, इन रंगों को समेटकर मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सोचते हुए ऋषि अपनी गाड़ी की तरफ आ ही रहा था, तभी सामने का नजारा देखकर उसके चेहरे के भाव एकदम से सख्त हो गए। वहीं आसपास के गांव के कुछ बच्चे उसकी गाड़ी के साथ उछल कूद कर रहे थे। कुछ बच्चे गाड़ी की बोनट पर चढ़े हुए थे तो कुछ गाड़ी की छत पर खड़े होकर कूद रहे थे। ये सब देखकर ऋषि ने उन पर चिल्लाते हुए कहा, तुम सब पागल हो गई हो क्या? क्या कर रहे हो मेरी गाड़ी में? उद्धरण चिन्ह। तभी उनमें से एक लड़के ने कहा, तुम्हारी गाड़ी बहुत अच्छी है, थोड़ी देर हमें इसके साथ खेलने दो ना। तो ऋषि ने उस लड़के को डांटते हुए कहा, ये क्या तुम्हें कोई खेलने की चीज दिखती है? चुपचाप से मेरी गाड़ी से दूर हो जाओ, सारी गाड़ी तो मेरी खराब करके रख दी। उद्धरण चिन्ह। तभी दूसरे लड़के ने कहा, पहले हमें इसमें बिठाकर थोड़ा सा घुमा कर लेकर आओ, तभी हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे, वरना नहीं जाने देंगे। तो ऋषि ने उस लड़के को पकड़कर अपनी गाड़ी से नीचे उतारते हुए कहा, मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है कि तुम्हें अपनी गाड़ी में बैठकर घुमाता फिरूं, अब चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। तभी वहां पर पहले लड़के ने बड़ी एटीट्यूड से कहा, शक्ल से तो किसी हीरो की तरह लगते हो, पर हरकतें बिल्कुल एक विलन की तरह हैं तुम्हारी। उस लड़के की बात सुनकर ऋषि ने उसे हैरानी से देखा और कहा, 1.5 फुट की ऊंचाई नहीं है तुम्हारी और जबान देखो गज भर की। उद्धरण चिन्ह। तभी एक लड़की की गुस्से से भरी आवाज उसके कानों में आई, खबरदार, मेरे बच्चों को धमकाया तो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। उद्धरण चिन्ह। इस आवाज की तरफ सभी का ध्यान चला गया। ऋषि ने देखा कि उसके सामने ही करीब 19-20 बरस की एक लड़की खड़ी हुई थी, जो गुस्से से उसे ही घूर रही थी। ये कोई और नहीं, रोशनी थी। रोशनी इन बच्चों के साथ ही यहाँ आई थी। जब उसने देखा कि एक लड़का उन बच्चों के साथ बदतमीजी से बात कर रहा है, तो वो उन बच्चों का साथ देने के लिए वहीं आ गई। ऋषि ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, ये सब तुम्हारे बच्चे हैं? वैसे देखकर लग नहीं रहा
कि तुम इन सब की माँ होगी। उद्धरण चिन्ह। ऋषि की ये बात सुनकर रोशनी का मुंह खुला का खुला रह गया। वो दंदनाते हुए ऋषि के सामने आकर खड़ी हो गई और अपनी कमर पर हाथ रखे हुए बोली, तुम्हारी आंखें खराब है क्या? क्या तुम्हें मैं बच्चों की माँ नजर आ रही हूँ? उद्धरण चिन्ह। तो ऋषि ने भी बड़े एटीट्यूड से कहा, तो मैंने भी यही कहा कि तुम इन बच्चों की माँ लगती तो नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। रोशनी ने चिढ़ते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो और इन बच्चों को डांट क्यों रहे थे? बच्चे हैं तो शैतानी तो करेंगे ना। उद्धरण चिन्ह। ऋषि ने अपनी गॉगल्स उतारकर एक नजर रोशनी के चेहरे की तरफ देखा, जो गुस्से से उसे ही घूर कर देख रही थी। उसने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, इन्हें शैतानी करनी हो या कुछ भी करना हो, मेरी गाड़ी से दूर रहकर करें। चुपचाप इन बच्चों से कहो कि मेरी गाड़ी से दूर हो जाएं। मुझे कहीं जाना है, देर हो रही है। उद्धरण चिन्ह। रोशनी कुछ कहती कि तभी एक लड़के ने कहा, रोशनी दीदी, आपको पता है इन्होंने अभी हमें कितना डांटा? हमने तो सिर्फ उनसे यही कहा था कि हमें अपनी गाड़ी बैठा कर थोड़ा सा घुमा लो, और ये हैं कि उल्टा हमें 4 बातें सुना दी। ये आराम से भी तो बोल सकते थे ना कि मेरी गाड़ी से दूर हट जाओ। पर नहीं, पता नहीं क्या घमंड है। उद्धरण चिन्ह। उस लड़के की बात सुनकर ऋषि ने उसे एक नजर घूर कर देखा, तो वो लड़का जल्दी से आकर रोशनी के पीछे छुप गया। रोशनी ने ऋषि से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती है? छोटे बच्चों को डराते हो। उद्धरण चिन्ह। फिर रोशनी ने उन बच्चों से कहा, चलो बच्चों, इस खटारा गाड़ी से हमें नहीं घूमना। तुम लोग कल हवेली में आ जाना, मैं खुद तुम्हें घुमाने ले जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। घूमने जाने की बात सुनकर सब बच्चे खुश हो गए। वहीं ऋषि ने रोशनी से कहा, मेरी लिमिटेड एडिशन की गाड़ी तुम्हें खटारा नजर आ रही है। ओह, तुमने कभी देखी होगी ऐसी गाड़ी, तब ना तुम जानोगी कि इस गाड़ी की कीमत क्या है। उद्धरण चिन्ह। रोशनी ने फेक स्माइल के साथ कहा, मुझे जानना भी नहीं है कि इसकी कीमत क्या है। इंसान की गाड़ी नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए, जो तुम्हारा तो बिल्कुल भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। कहकर रोशनी ने एक एटीट्यूड वाला लुक उसे दिया और वहां से चली गई। उसके पीछे पीछे लड़के भी लाइन लगाकर ऋषि को घूरते हुए रोशनी के पीछे पीछे चले गए। ऋषि ने अजीब नजरों से उन सबको जाते हुए देखा और वापस अपनी गॉगल्स लगाते हुए कहा, अजीब पागल लोग थे, इतना टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। उद्धरण चिन्ह। कहकर ऋषि वापस अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गया। कुछ ही देर बाद ऋषि हवेली पहुंच गया था। अपनी गाड़ी से बाहर आकर उसने अपने कदम हवेली की तरह बढ़ा दिए। अभी वो अंदर जा ही रहा था, तभी सामने से दीप उसे बाहर आता हुआ नजर आया। दीप ने जब ऋषि को देखा तो वो खुश होकर उसके पास आया और उसे एक हग देते हुए कहा, और ब्रो, आने में इतनी देर कैसे लगा दी? तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। ऋषि ने अपनी गॉगल्स उतारते हुए कहा, अरे यार, मैं तो वक्त पर आ जाता, पर रास्ते में पागलों की फौज मिल गई थी, बस उसी में देर हो गई। वैसे मेरी फैमिली वाले पहुंच गए ना? दीप ने कहा, हाँ बाबा, वो पहुंच गए हैं और सभी लोग अपने रूम में आराम करने भी चले गए हैं। तुम्हारी दादी तो बार बार तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी। उद्धरण चिन्ह। ऋषि ने कहा, ठीक है, मैं भी जाकर उनसे मिल लेता हूँ। इतना कहकर वो अंदर जा ही रहा था कि तभी उसके कदम रुके और वो वापस मुड़ते हुए बोला, वैसे अनिका भाभी से मिलना हुआ कि नहीं? दीप ने मुंह बनाते हुए कहा, कहाँ यार, उसके घर वालों ने भी उसे सख्त मना किया हुआ है कि शादी से पहले मुझसे अकेले ना मिले। उद्धरण चिन्ह। ऋषि वापस दीप के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अरे मैं हूं ना, चिंता क्यों कर रहा है, मैं मिलाऊंगा तुम्हें उनसे। फिलहाल तो मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ, फिर बाद में प्लानिंग करते हैं कि क्या करना है। उद्धरण चिन्ह। ऋषि की बात सुनकर दीप के फेस की स्माइल बड़ी हो गई। उसने एक्साइटमेंट से कहा, फिर तो तू जल्दी फ्रेश होकर आ, मैं तेरे रूम में बैठकर ही तेरा वेट करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ अनिका से मिलने के लिए। उसकी एक्साइटमेंट देखकर ऋषि को हंसी आ गई। अब दोनों ही अंदर की तरफ चले गए। अनिका बेसब्री से रोशनी के लौटने का इंतजार कर रही थी। रोशनी उसके रूम में आई थी कि अनिका ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर सोफे पर बैठ गई। फिर रोशनी से पूछा, रोशनी, तू अपने जीजू से मिली क्या? वो मेरे बारे में कुछ पूछ रहे थे। उद्धरण चिन्ह। इसी के साथ अनिका ने ढेर सारे सवालों की झड़ी लगा दी। रोशनी ने अपनी आईज रोल करते हुए कहा,
क्या अनिका दीदी, अभी तो चैन से मुझे बैठने भी नहीं दिया और आते ही इतने सवाल पूछ लिए। उद्धरण चिन्ह। दरअसल रोशनी दीप से मिलने के बाद सीधा बच्चों के साथ खेतों की साइड चली गई थी। रोशनी जब दीप से मिलने के लिए आ रही थी, तब वहीं के गार्डन पर काम करने वाली माली की बेटी ने रोशनी से कहा था कि वो उसे यहाँ की खूबसूरती दिखाने ले जाएगी, तो रोशनी ने भी उसे चलने के लिए हामी भर दी। रोशनी ने पहले सामने टेबल पर रखा हुआ पानी का जग उठाया और ग्लास में पानी डालकर पानी पिया और फिर गहरी सांस लेकर अनिका से कहा, अब पूछिए, क्या पूछना है। उद्धरण चिन्ह। अनिका ने एक्साइटमेंट से कहा, तुझे पता है कि मुझे क्या पूछना है? चल जल्दी से बताना। दीप ने मेरे बारे में क्या क्या पूछा? क्या कुछ उन्होंने कहा है मेरे लिए? उद्धरण चिन्ह। तो रोशनी आराम से आलती पालती मारकर सोफे पर बैठ गई और अनिका से बोली, हाँ, उन्होंने मुझसे यही पूछा था कि वाकई में अनिका वैसे ही है ना जैसी दिखती है। वो क्या है ना अनिका दी, आप उन्हें बड़ी स्वीट तो लगती हो, पर उन्हें कभी कभी डाउट होता है कि आप वैसी नहीं हो जैसी आप दिखती हो। उद्धरण चिन्ह। अनिका ने कंफ्यूजन से पूछा, तू कहना क्या चाहती है? क्लियर बात नहीं कर सकती क्या? उद्धरण चिन्ह। तो रोशनी ने अपनी बात समझाते हुए कहा, अरे क्लियर बात तो मैंने उन्हें कही है। दरअसल मैंने उन्हें कहा है कि वैसे तो अनिका दी बहुत अच्छी है, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है ना, वो पूरी तरह से पागल हो जाती है और सामने वाले को पीट देती है। कई बार तो आपने मुझे भी तो पीटा है ना। और पता है, इसीलिए मैंने उन्हें पहले अलर्ट कर दिया है कि वो आपसे पंगा बिल्कुल भी ना लें, वरना पता चला फर्स्ट नाइट वाले दिन ही आपने अपने पति को धो डाला। उद्धरण चिन्ह। रोशनी की बात सुनकर अनिका का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि रोशनी दीप से जाकर ये सब बातें करके आई है। वहीं रोशनी ने कहा, पर आप चिंता मत कीजिए अनिका दी, मैंने उन्हें समझा दिया है कि वो ऐसी पागल तभी होती हैं जब वो गुस्से में आती हैं। तो जाहिर सी बात है, दीप जीजू आपको गुस्सा दिलाएं ना, तो फिर आपका पागलपन उनके सामने आएगा ही नहीं ना। उद्धरण चिन्ह। रोशनी की बातें सुनकर अनिका अपने आसपास कुछ ढूंढने लगी। रोशनी ने खड़े होते हुए पूछा, क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हैं? उद्धरण चिन्ह। तो अनिका ने कहा, सबसे पहले तेरे होश ठिकाने लाने के लिए कुछ सामान ढूंढ रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। कहकर अनिका ने कुशन उठाया और फेंककर रोशनी के ऊपर मारा। रोशनी उस कुशन से बचने के लिए वहां से दूर जाकर खड़ी हो गई और बोली, बस हो गया आपका पागलपन शुरू। यही बात तो मैं कह रही थी उनको कि आप कब पागल हो जाती हैं, कुछ पता नहीं चलता है। अनिका अब रोशनी को पीटने के लिए उसके पीछे पीछे भागी। रोशनी, तुम्हें तो मैं बताती हूँ पागलपन क्या होता है। रोशनी, तू ये सब बकवास करके आई दीप के सामने, वो क्या सोचा रहा होगा मेरे बारे में? उद्धरण चिन्ह। रोशनी जल्दी से बेड पर चढ़ गई और वहीं से चिल्लाते हुए बोली, अरे अब सोचने से होगा क्या? वैसे भी आपकी तो शादी होने वाली है ना उनसे, अब तो वो पीछे कदम भी नहीं ले सकते हैं। आप निश्चिंत रहिए, दीप जीजू बहुत अच्छे हैं, वो आपको झेल लेंगे। अब तो अनिका के हाथ में जो भी आ रहा था वो रोशनी को फेंककर मार रही थी। रोशनी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैंने तुझे ये सब बकवास करने के लिए नहीं भेजा था वहां पर। उद्धरण चिन्ह। वहीं रोशनी का तो हंस हंस कर बुरा हाल था। उसने जल्दी से टेबल पर रखा हुआ अनिका का फोन उठाया और उसे हवा में लहराते हुए कहा, रुकिए, मैं अभी दीप जीजू को लाइव टेलीकास्ट दिखाती हूँ कि मैंने उनसे जो भी कहा था झूठ नहीं कहा था। उद्धरण चिन्ह। कहकर रोशनी जल्दी से बालकनी की तरफ भागी और दीप का नंबर डायल कर दिया। अनिका ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, रोशनी चुपचाप मेरा फोन रख दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उद्धरण चिन्ह। अब अनिका रोशनी के हाथ से अपना फोन खींचने के लिए पीछे भाग रही थी। तब तक दीप को वीडियो कॉलिंग जा चुकी थी। सामने से दीप ने भी अनिका का नंबर देखकर जल्दी ही कॉल पिक कर ली, लेकिन जैसे ही उसने वीडियो कॉलिंग पर अनिका और रोशनी की फाइट देखी तो उसका तो हंस हंस कर बुरा हाल था। रोशनी वीडियो कॉलिंग पर ही दीप से कह रही थी, देखा जीजू, आपकी होने वाली घरवाली आपकी आधी घरवाली पर कैसा अत्याचार कर रही है। उद्धरण चिन्ह। अनिका ने जल्दी से रोशनी के हाथ से फोन खींच लिया और फिर पलटकर रोशनी से कहा, चुपचाप यहाँ से जाओ, चलो। उद्धरण चिन्ह। सामने से दीप ने हंसते हुए कहा, अनिका, क्यों बेचारी मासूम सी साली को परेशान कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। तो अनिका ने दीप से कहा, तुम्हें नहीं पता दीप, ये मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है और वाकई में ये पीटने के काम ही करती है। क्या क्या बकवास की इसने तुमसे मेरे बारे में? उद्धरण चिन्ह।
तो दीप ने कहा, इसने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हाँ, ये जरूर कहा था कि तुम मुझे बड़ा मिस कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। दीप की बात सुनकर अनिका थोड़ा शर्मा गई। वहीं रोशनी, जो पीछे खड़ी थी, उसने अनिका के कंधे पर सिर रखा और दीप से कहा, जीजू, जल्दी से मिलने आ जाइए मेरी दी से। आपको नहीं पता, ये आपको इतना मिस कर रही हैं। इन्होंने मेरी जान खा रखी है। बार बार मुझसे यही पूछ रही हैं कि आपने उनके बारे में क्या क्या पूछा, क्या क्या कहा। उद्धरण चिन्ह। अनिका ने सिर टेढ़ा करके रोशनी की तरफ देखा और उसे झूठा डांटते हुए कहा, अब तुम यहाँ से जा रही हो कि नहीं, वरना तुम्हारी शिकायत दादी से कर दूंगी मैं। रोशनी हंसते हुए बोली, ठीक है बाबा, जा रही हूँ। कर लो अपने होने वाले घरवाले से जितनी बातें करनी हो। उद्धरण चिन्ह। फिर दीप की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है जीजू, अभी तो मैं जाती हूँ, फिर बाद में मिलते हैं। ओके बाय। उद्धरण चिन्ह कहकर रोशनी जल्दी से वहां से भाग गई। वहीं अनिका वहीं रखे झूले पर बैठकर दीप से बातें करने लगी। दादी का नया प्लान। नीचे हॉल में ही दोनों दादी, जमुना और इमली, मालती जी और गंगा जी चारों ही बैठी कोई बात कर रही थी। रोशनी की दादी इमली ने अनिका की दादी जमुना से कहा, अरे जमुना, वो सावित्री का पोता ऋषि भी यहाँ पहुँच चुका है। सावित्री का फोन आया था। अब जल्दी से ये सोचो कि मैं अपनी पोती रोशनी को और उसके पोते को कैसे मिलवाऊं, क्योंकि अगर मैंने रोशनी से डायरेक्ट उससे मिलने के लिए कहा ना, तो वो पक्का मना कर देगी। उद्धरण चिन्ह। जमुना दादी ने कहा, अरे चिंता क्यों कर रही है इमली, मैं हूं ना। उद्धरण चिन्ह। फिर मालती जी से कहा, मालती, आज रात के खाने पर वो सब तो आने वाले हैं ना। उद्धरण चिन्ह। मालती जी ने कहा, जी माँ जी, आज का खाना सभी लोग यहीं खाने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। तो जमुना दादी ने कहा, एक काम कर, तू रोशनी को भेज दे वहां पर ये बात कहने के लिए। क्या पता इस बहाने से उसकी मुलाकात सावित्री के पोते से हो जाए। उद्धरण चिन्ह। जमुना दादी की ये बात गंगा जी और इमली दादी दोनों को ही पसंद आई। इमली दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरा ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। इससे रोशनी को ये भी नहीं लगेगा कि हम उसे किसी लड़के से मिलवाने के लिए भेज रहे हैं, और इत्तेफाकन दोनों की मुलाकात भी हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। तभी गंगा जी ने इमली दादी को कुछ इशारा किया तो उन्होंने गंगा जी के किए इशारे की तरफ देखा तो सामने सीढ़ियों से रोशनी नीचे आ रही थी। इमली दादी ने रोशनी को आवाज देते हुए कहा, अरे रोशनी, इधर आ, मेरी बात तो सुन। उद्धरण चिन्ह। रोशनी, जो अपनी ही धुन में सीढ़ियां उतर रही थी, उसने हॉल में बैठी हुई अपनी दादी की तरफ देखा और फिर सीढ़ियां उतरकर वो उनके पास आते हुए बोली, बोलिए दादी, क्या काम है। उद्धरण चिन्ह। तो जमुना दादी ने कहा, अरे रोशनी बिटिया, एक काम करो, जाकर जमाई जी की परिवार वालों को आज रात के खाने की कहकर आओ। उनका आज आपका खाना यहीं पर ही होगा, हमारे साथ। उद्धरण चिन्ह। जमुना दादी की बात सुनकर रोशनी एकदम से खुश हो गई कि उसे एक बार फिर से अपने जीजू से मिलने का मौका मिलेगा। सुबह तो वो अच्छी तरह से उनसे बात भी नहीं कर पाई थी क्योंकि उसे बच्चों के साथ जाना था। रोशनी ने खुश होते हुए कहा, हाँ दादी, मैं अभी जाकर उन्हें कहकर आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। कहकर रोशनी जैसे ही वहां से जाने लगी, गंगा जी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे रोशनी, पहले मेरी बात तो सुनो। उद्धरण चिन्ह। अपनी माँ की आवाज सुनकर रोशनी ने पलटकर उनकी तरफ देखा तो गंगा जी रोशनी के पास आते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, तुम्हारे कपड़ों का क्या हाल हो रहा है रोशनी, पहले जाकर से चेंज करो। कहाँ गई थी तुम। उद्धरण चिन्ह। तो रोशनी को याद आया कि वो बच्चों के साथ खेतों वाली साइड गई थी, शायद इसी वजह से उसके कपड़े भी खराब हो गए थे, पर इस चक्कर में उसने इस बारे में ध्यान ही नहीं दिया। तो रोशनी ने अपने सर को टैप करते हुए कहा, ओ माँ, मैं तो भूल ही गई। अच्छा, मैं वहां से वापस आकर कपड़े चेंज कर लूंगी। उद्धरण चिन्ह। कहकर रोशनी जैसे ही जाने लगी, गंगा जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और कहा, नहीं, अभी जाकर चेंज करो, वरना वो लोग क्या सोचेंगे कि ये लड़की इतनी झल्ली सी बनी क्यों घूमती है। रोशनी ने मुंह बनाते हुए गंगा जी की तरफ से और फिर कपड़े चेंज करने के लिए वापस अपने रूम की तरफ चली गई। कुछ ही देर में रोशनी कपड़े चेंज करके वापस नीचे आई। इस वक्त उसने ऑफ वाइट कलर का पटियाला सूट और गले में मल्टी कलर का दुपट्टा डाला हुआ था और अपने बालों की चोटी करके उसे एक साइड कंधे पर आगे की तरफ किया हुआ था। कानों में छोटी छोटी झुमकियां, माथे पर एक छोटी सी काली रंग की बिंदी और होठों पर लिप ग्लॉस, आंखों में पतला सा काजल और नाक में नोज रिंग।
इस सादगी भरे लुक में भी रोशनी बहुत ही प्यारी लग रही थी और वाकई में वो बहुत प्यारी थी भी। अगर कोई भी उसे एक नज़र देख लेता तो उसे भूल नहीं पाता था और उसकी बात, उसका वो चुलबुलापन उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता था। ऋषि और दीप का कमरा। दूसरी तरफ हवेली में दीप सोफे पर बैठा हुआ अपना फोन चला रहा था। दीप ने इस वक्त डार्क ग्रीन कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी और अपनी स्लीव्स को फोल्ड किया हुआ था। वो भी देखने में काफी हैंडसम था। दरअसल वो अपने फोन में अनिका के साथ चैटिंग ही कर रहा था, तभी इस रूम के वॉशरूम का डोर ओपन हुआ और ऋषि अपनी कमर पर एक व्हाइट टॉवल लपेटे और दूसरे हाथ में पड़ी टॉवल से अपने गीले बालों को सुखाते हुए वॉशरूम से बाहर आया। इस वक्त ऋषि की मस्कुलर बॉडी, जो पानी की बूंद से हल्की सी भींगी हुई थी और भी ज्यादा हॉट लग रही थी। उसने एक नजर दीप की तरफ देखा और जाकर सामने खड़ा हो गया। ऋषि मिरर के सामने खड़े हुए ही अपने बालों को ड्राई कर रहा था और मिरर से ही दीप की तरफ देख भी रहा था। उसने दीप की तरफ देखते हुए ही कहा, तुम लोग खाना वाना भी खाते हो या चैटिंग चैटिंग से ही पेट भर लेते हो? क्योंकि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम अनिका के साथ चैटिंग करने में बिजी होते हो। उद्धरण चिन्ह। दीप ने नजर उठाकर ऋषि की तरफ देखा, जो मिरर से उसे ही देख रहा था। दीप ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ये प्यार चीज ही ऐसी होती है ऋषि, कि खाना पीना सब भुला देती है। तुम्हें जब होगा तब पता चल जाएगा कि जब प्यार होता है तब खाने की नहीं, एक दूसरे से बात करने की भूख ज्यादा होती है। उद्धरण चिन्ह। ऋषि ने अपनी आईज रोल करते हुए कहा, मुझे ऐसी बेवकूफी भरी बातों में पड़ना ही नहीं है और पूरी दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं बनी है जिससे ऋषि सिंघानिया को कभी प्यार होगा। उद्धरण चिन्ह। ऋषि की बात सुनकर दीप ने हंसते हुए कहा, ये इन बातों के दावे किसी वक्त में भी करता था। ऋषि याद है ना, कॉलेज टाइम में भी मैंने अपनी गर्लफ्रेंड तक नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे भी इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब से मैं अनिका से मिला तब से बस उसी का होकर रह गया। तो तुम्हारी भी लाइफ में कोई ना कोई एक लड़की की एंट्री तो जरूर होगी जिससे तुम्हें प्यार जरूर होगा, तब तुम्हारी हालत भी मेरी जैसी ही होगी। उससे मिले बिना तुम रह नहीं पाओगे, बात किए बिना रह नहीं पाओगे, उसके बारे में सोचे बिना रह नहीं पाओगे। सोते जागते वक्त उसी के ख्यालों में रहोगे। उद्धरण चिन्ह। ऋषि ने दीप की बात को हंसी में उड़ाते हुए कहा, और मैं चाहूंगा वो दिन मेरी लाइफ में कभी ना आए। उद्धरण चिन्ह। कहकर ऋषि ने ड्रायर को वापस टेबल पर रखा और चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। वहीं दीप ने खोए हुए अंदाज में ही कहा, इश्क पर किसी का जोर नहीं होता है ऋषि। जब ये होता है तो सिर चढ़कर बोलता है और इश्क करने के लिए किसी तरह की प्लानिंग की जरूरत नहीं होती है। ये तो बस हो जाता है। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए दीप के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और वो एक बार फिर से अनिका के साथ चैटिंग करने में बिजी हो गया। रोशनी और सावित्री दादी की मुलाकात। रोशनी अपने दुपट्टे के कोने को अपनी उंगलियों में लपेटे हुए अंदर आ रही थी। इस वक्त उसके फेस पर बड़ी ही प्यारी सी स्माइल थी। हॉल में आकर रोशनी ने आसपास किसी को ढूंढा पर उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर किचन की तरफ जा रही एक मेड पर गई। वो जल्दी से उसके पास गई और उसने उस मेड से पूछा, आंटी, सब लोग कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहा है कोई भी। उद्धरण चिन्ह। मेड उससे कुछ कहती कि तभी वहां पर स्टिक का सहारा लिए सावित्री दादी आई। मेड ने सावित्री दादी की तरफ देखते हुए कहा, ये लो, दादी आ गई हैं। बाकी सभी लोग तो अपने अपने रूम में हैं। उद्धरण चिन्ह। रोशनी ने पलटकर सावित्री दादी की तरफ देखा और उनके पास आते हुए बोली, नमस्ते दादी माँ। उद्धरण चिन्ह। सावित्री दादी, जो सोफे की तरफ जा रही थी, उन्होंने रोशनी की तरफ देखा, फिर अपने चश्मे को ठीक करते हुए उसे गौर से देखने लगी। रोशनी को देखकर वो उसे पहचान गई और उनके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। तुम तो इमली की पोती हो ना? उद्धरण चिन्ह। रोशनी पहले तो कंफ्यूज हुई कि इन्हें कैसे पता, पर उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ, वो मेरी दादी हैं। आप उन्हें कैसे जानती हैं? उद्धरण चिन्ह। सावित्री दादी ने हंसते हुए कहा, अरे, मैं तो तुझे बचपन से जानती हूँ। जब तुझे देखा था तब तू बहुत छोटी थी। तू शायद मुझे भूल गई है। मैं हूँ सावित्री दादी, याद है कि नहीं? सावित्री दादी का नाम सुनकर रोशनी के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो खुश होते हुए बोली, अरे, मैं तो आपको अच्छे से जानती हूँ। आपसे तो मेरी फोन पर बात भी हुई है ना। मैं कितने वक्त बाद आपको देख रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। सावित्री दादी ने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, चल, याद आ गया ना? अब जल्दी से मेरे गले लग जा। कितने साल हो गए ना तुझे गले लगाए हुए।
उद्धरण चिन्ह। रोशनी भी सावित्री दादी के गले लग गई। फिर कुछ देर बाद थोड़ा दूर होते हुए बोली, आप हरिद्वार क्यों नहीं आई? पहले तो आप आई थी ना हरिद्वार और हमसे भी मिलती थी।